जरा सोचिए, साल 2010 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की एक लिस्ट बन रही है जो ये मापती है कि किस देश के बाजार में कारोबार करना है, कितना आसान या कितना मुश्किल है। इस लिस्ट में भारत का नंबर आता है 82वां, यानी 100 से भी कम देशों की गिनती में भारत लगभग आखिरी पायदानों के करीब खड़ा है। अब सीन बदला, 13 साल आगे बढ़ते हैं, साल 2023, वही लिस्ट, वही पैमाना, लेकिन इस बार भारत का नाम आता है 97वें नंबर पर, यानी सीधे 25 पायदान की छलांग। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि एक ताजा रिपोर्ट का सच है जिसने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं का ध्यान खींचा है। तो आखिर यह छलांग लगी कैसे? कौन से फैसले, कौन से कानून और कौन सी नीतियां इसके पीछे रही? और सबसे जरूरी सवाल कि आगे क्या? आइए आज इसी सफर को कदम दर कदम समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, यह जानकारी सामने आई कि भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज से, जिसका आधार है अमेरिकी थिंक टैंक कॉम्पिटियो फाउंडेशन की एक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है इंडियाज नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर, रिड्यूसिंग एंटी कॉम्पिटिटिव मार्केट डिस्टॉर्शंस टू बिल्ड ऑन इंडियाज 2010 to 2023 रिफॉर्म प्रोग्रेस। यह रिपोर्ट 28 जुलाई 2026 को शंकर सिंघम ने तैयार की है। अगर आप पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहे तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अब बात करते हैं इस रैंकिंग के पीछे की गणित की। तो यह कोई आम सर्वे नहीं, बल्कि एक खास इंडेक्स है जिसे एंटी कंपेटिटिव मार्केट डिस्टॉर्शंस यानी ACMD फ्रेमवर्क कहा जाता है। यह फ्रेमवर्क 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन, यानी संपत्ति और कॉन्ट्रैक्ट के अधिकार कितने मजबूत हैं। दूसरा, डोमेस्टिक कंपटीशन, यानी देश के भीतर कारोबार शुरू करना, बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा करना कितना आसान है। और तीसरा, इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी बाहरी व्यापार और निवेश के लिए बाजार कितना खुला है। तो इस मैथमेटिकल मॉडल को सिंघम रैंगन ब्रैडली यानी SRB मॉडल कहा जाता है, जो हर पिलर के स्कोर को GDP पर कैपिटा से जोड़कर आंकड़े निकालता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सुधार आया कहां से? तो रिपोर्ट साफ बताती है कि सबसे बड़ा योगदान रहा डोमेस्टिक कंपटीशन यानी घरेलू प्रतिस्पर्धा में सुधार का। और इस सुधार का सबसे बड़ा कारण बना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST, जो 2017 में लागू हुआ था। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के सचिवालय की ट्रेड पॉलिसी रिव्यू रिपोर्ट के मुताबिक GST ने केंद्र और राज्यों के तमाम अलग अलग टैक्स को मिलाकर देश के बाजार को एक सूत्र में पिरोया, जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स पर टैक्स लगाने की दिक्कत कम हुई और लॉजिस्टिक्स लागत घटी। इसके साथ ही 2016 में लागू हुए इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टेंसी कोड यानी IBC का भी बड़ा हाथ रहा। अब देखिए, इस कानून का मकसद था दिवालिया कंपनियों के मामलों को तय समय सीमा में सुलझाना, संपत्तियों की वैल्यू को अधिकतम करना और कर्ज की उपलब्धता बढ़ाना। इन्हीं सुधारों का असर वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी साफ दिखा। भारत वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यह सुधार खास तौर पर टैक्स भरने, सीमा पार व्यापार और बैंकरप्टेंसी सुलझाने जैसे क्षेत्रों में हुआ। व्यापार को आसान बनाने के लिए कस्टम सिस्टम में भी बड़े बदलाव किए गए। रिपोर्ट में इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे यानी आइस गेट, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फेलिसिटेटिंग ट्रेड यानी SWIFT, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री जैसी पहलों का जिक्र है। WTO सचिवालय के मुताबिक SWIFT सिस्टम ने 9 अलग अलग दस्तावेजों की जगह एक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन शुरू की और ऑनलाइन क्लियरेंस को मुमकिन बनाया, जिससे माल की आवाजाही तेज हुई। अब देखिए, इस पूरी उपलब्धि के आर्थिक मायने भी समझना जरूरी है। रिपोर्ट का अनुमान है कि इन सुधारों की वजह से भारत को हर साल GDP पर कैपिटा में करीब 1% का अतिरिक्त फायदा मिल रहा है और 5 साल के दायरे में डिस्टॉर्शन से जुड़े संभावित नुकसान में 11% अंक की कमी आई है।
तीन में से सबसे मजबूत सुधार डोमेस्टिक कंपटीशन पिलर में देखा गया, जहां 7 अलग-अलग वेरिएबल्स में आर स्क्वायर्ड वैल्यू 0.74 से ऊपर और कई में तो 0.90 से भी ऊपर दर्ज हुई। यानी यह सुधार कोई अस्थायी उछाल नहीं, बल्कि लगातार और स्थिर प्रगति रही। अब तक की कहानी देखिए शानदार लगती है ना? लेकिन दोस्तों, यह रिपोर्ट सिर्फ तारीफ तक सीमित नहीं है, इसमें आगे के रास्ते की भी खुलकर बात की गई है और यही हिस्सा सबसे दिलचस्प है, क्योंकि यह बताता है कि भारत की अगली छलांग कहां से आ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विदेशी व्यापार से जुड़ी चुनौतियों की। तो रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में यूरोपीय संघ और भारत के बीच वस्तुओं का व्यापार 118 अरब यूरो का रहा, जो भारत के कुल व्यापार का 11.1% है और यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 27 जनवरी 2026 को ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी हो चुकी है, जिसमें यूरोपीय आयोग के मुताबिक 90% से ज्यादा टैरिफ खत्म या कम होंगे। लेकिन रिपोर्ट आगाह करती है कि टैरिफ कम होने के बावजूद सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी नियम यानी खाद्य सुरक्षा मानक, तकनीकी बैरियर, पैरासाइट रेसिड्यू लिमिट और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे गैर टैरिफ अवरोध अब भी इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए असली चुनौती बने रह सकते हैं। देखिए, WTO के डेटा के मुताबिक भारत उन देशों में शामिल है जिन्होंने यूरोपीय संघ के पैरासाइट मैकेनिज्म रेसिड्यू लेवल्स नियमों पर आपत्ति जताई है और इस मुद्दे पर अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कई देश भी भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। एक और दिलचस्प एंगल ये भी है कि अगर ब्रिटेन यूरोपीय संघ के सैनिटरी फाइटोसैनिटरी नियमों से डायनामिकली अलाइन हो जाता है तो भारत को हाल ही में हुए यूके इंडिया FTA का पूरा फायदा मिलने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में भी यूरोपीय संघ जैसा ही सख्त नियम कायदा झेलना पड़ सकता है। अब देखिए, ब्रिटेन की ग्रोथ कमीशन का अनुमान है कि इस तरह के अलाइनमेंट से ब्रिटेन अर्थव्यवस्था को करीब 15 अरब पाउंड का नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं विदेशी निवेश से जुड़े नियमों की, जो शायद सबसे व्यवहारिक और आम आदमी से जुड़ा पहलू है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में ई-कॉमर्स के मार्केट प्लेस मॉडल में 100% तक ऑटोमेटिक रूट से विदेशी निवेश की इजाजत है, लेकिन इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में सीधे विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। इसी तरह मल्टी ब्रॉड रिटेल में विदेशी निवेश की सीमा गवर्नमेंट रूट के तहत 51% तय है। साथ ही कम से कम $100 मिलियन का निवेश, बैंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 50% हिस्सेदारी और 30% खरीद भारतीय लघु उद्योगों से करने जैसी शर्तें भी लागू हैं। मीडिया सेक्टर में समाचार और करंट अफेयर से जुड़े प्रकाशनों में विदेशी निवेश की सीमा 26% है। सिविल एविएशन में यह सीमा 49%, ऑटोमेटिक रूट तक है और डिफेंस सेक्टर में यह 74% तक जाती है। तीसरा और शायद सबसे आधुनिक पहलू है डिजिटल कंपटीशन पॉलिसी का। रिपोर्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा गूगल पर लगाए गए जुर्माने का जिक्र है कि अक्टूबर 2022 में एंड्रॉयड मामले में करीब 1337.76 करोड़ रुपए और प्ले स्टोर बिलिंग पॉलिसी मामले में करीब 636.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। साथ ही 2024 में पेश हुए ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल और ग्लोबल टर्नओवर आधारित पेनाल्टी फ्रेमवर्क पर भी रिपोर्ट में विश्लेषण किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नियमों को सबूत आधारित, आनुपातिक और पारदर्शी रखना जरूरी है ताकि निवेशकों का भरोसा बना रहे और इनोवेशन प्रभावित ना हो। अब सबसे बड़ा आंकड़ा जो पूरी रिपोर्ट का सार कहा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन का अनुमान है कि विदेशी निवेश से जुड़ी बंदिशें और कंपटीशन पॉलिसी में मौजूद यह असंतुलन मिलाकर अगले 5 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 173.6 अरब डॉलर यानी GDP के करीब 4.2% के बराबर संभावित नुकसान पहुंचा सकता है। अब इसमें से करीब 127.2 अरब डॉलर विदेशी निवेश प्रतिबंधों से जुड़ा अनुमान है और करीब 46.4 अरब डॉलर कंपटीशन पॉलिसी ड्रिफ्ट से जुड़ा अनुमान है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्ट खुद कहती है कि यह नुकसान सबसे पहले भारत को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि निवेश, प्रतिस्पर्धा और तकनीक के प्रसार में रुकावट सीधे घरेलू उत्पादकता को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। भारत ने पिछले 1.5 दशक में जो सुधार किए हैं, चाहे वह GST हो, IBC हो या ट्रेड फैसिलिटेशन के कदम, और यह भारत की आर्थिक नीति की एक बड़ी और भरोसेमंद उपलब्धि मानी जा रही है।
साथ ही रिपोर्ट ये भी बताती है कि आगे के रिफॉर्म्स के जरिए, चाहे वह रिटेल ई कॉमर्स के नियमों की समीक्षा हो, विदेशी निवेश के दायरे को बढ़ाना हो या डिजिटल कंपटीशन पॉलिसी को और संतुलित बनाना हो, भारत के पास अपनी विकास दर को और तेज करने का एक बहुत बड़ा अवसर अभी भी मौजूद है। यानी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक असली फ्रंटियर अभी आना बाकी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी और दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस रिपोर्ट का कौन सा हिस्सा, जीएसटी, विदेशी निवेश या डिजिटल कंपटीशन सबसे दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।